तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल पे, जो कि है गवर्नमेंट जॉब मास्टरी। दोस्तों, जैसे कि हमने फाइनेंस में यूनिट 3 का पार्ट 6 तक कर लिया है, तो अब हमारे कुछ टॉपिक्स बस बचे हैं, जो कि है इन्फ्लेशन और फिनटेक। इन्फ्लेशन को हम लोग काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। और हाँ, शायद मैं थोड़ा कैरिड अवे भी हो जाता हूँ कभी कभी इन्फ्लेशन पढ़ाते पढ़ाते, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन्फ्लेशन पढ़ाते पढ़ाते कैरिड अवे ना हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन्फ्लेशन पढ़ाने में काफ़ी अच्छा। और मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी इन्फ्लेशन पढ़ाया है, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन पे मेरी थोड़ी पकड़ अच्छी है। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है ये टॉपिक। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आरबीआई ग्रेड बी के सिलेबस तक टक रहूँ। बट हाँ, अगर आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा हो गया ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करिएगा। बट मुझे नहीं लगता, मेरे जो भी ट्रिक्स टेक्निक्स होते हैं पढ़ाने के, तो कठिन चीज़ों को भी मैं सिंपल बना के ही आपको बताऊंगा। तो आप अगर एक स्टेप अपर पढ़ भी लिए, तो आई डोंट थिंक कि आपका कुछ भी नुकसान होगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। इस लेक्चर में आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं 2 या 3 मैक्सिमम 4 लेक्चर्स ले सकता हूँ अपना ये यूनिट 3 पूरा कंप्लीट कराने में। और बॉबी सर आपका एक लेक्चर लेंगे, उससे आपका पूरा जो फाइनेंस का सिलेबस है दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी का एक सिलेबस पूरा फाइनेंस का फेज 2 का सिलेबस दोस्तों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि सबसे टफेस्ट चीज़ को हम अब बस ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, बस थोड़ा टाइम और, बस थोड़े टाइम तक मेरे साथ बने रहिए, आपका फाइनेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ईएसआई और मैनेजमेंट की सीरीज़ भी निकालेंगे, तो उसमें भी आपको और मज़ा आएगा। बट उसके लिए आपका प्यार चाहिए, और आपका प्यार मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है दोस्तों। तो चलिए सेशन की प्यारी सी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो थोड़ा इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि दोस्तों ये होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हैं अभी 2024 में, ठीक है। 2024 में हम लोग 2023 को हम लोग अपना बेस ईयर मानते हैं। 2023 को हम लोग अपना बेस ईयर मानते हैं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बस, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक फर्नीचर है। हमारे पास एक फर्नीचर है, ठीक है। इस फर्नीचर का जो प्राइस था 2023 में, वो था ₹2000, ठीक है। और अब इस फर्नीचर का जो प्राइस है, अब इस फर्नीचर का जो प्राइस है, सेम फर्नीचर है, यहाँ पे आते आते 2500 हो गया, ठीक है। ये 2023 था, जो कि हम इसे कहेंगे बेस ईयर। ये 2024 है, जिस ईयर में अभी हम करेंटली है, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट कितना होगा सर। आप बोलेंगे सर इन्फ्लेशन रेट क्या होगा। इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, 2500 माइनस 2000, ठीक है। कितना बड़ा, कैसे निकालेंगे, अभी का जो प्राइस है माइनस जो बेस ईयर का प्राइस है, क्योंकि 2023 ईयर का जो प्राइस था अपॉन जो इनिशियल प्राइस था, मतलब जो 2023 में प्राइस था, ठीक है, इंटू 100। कितना आता है ये देखो, 500 अपॉन 2000 इंटू 100 इक्वल्स टू 25%। तो दोस्तों, आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, अब मैं कहूँगा कि सर आपका जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया 25%, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, ये है आपकी, इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा बहुत आराम से। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन इकोनॉमिक्स। और ये जो टॉपिक है, ये हमारे ईएसआई सेक्शन में भी कॉमन टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों। इन इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन इज अ जनरल rise in the price level of an economy over a
पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलेगा। when the general price level rises, each unit of currency buys fewer goods and services। इस लाइन का मतलब मैं आपको वापस समझाऊंगा, ठीक है। एंड सर्विसेज, कॉन्जिक्वेंटली inflation reflects a reduction in the purchasing power per unit of money। ठीक है, a loss of real value in the medium of exchange and unit of account within the economy। ठीक है, जैसे कि हमने इन्फ्लेशन के बारे में देखा दोस्तों। अब मैं कुछ ये जो लाइन लिखा हूँ इसका भी मतलब आपको और अच्छे से बता देता हूँ। 2023 में हमने एक एग्जाम्पल के तहत समझा और मेरे साथ आपको याद करना है ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। 2000 प्राइस था फर्नीचर का, अब 2500 हो गया। कितना बढ़ा? 500। कितने में? 2000 में 25% का इन्फ्लेशन हो गया। इतना आप समझ गए। अभी इसने क्या बोला? प्राइस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ द करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स। ठीक है, ये लाइन को आप समझो। जो चीज़ मैं 2000 में खरीदता था, जो मैं चीज़ 2000 के प्राइस में खरीदता था, अब मैं उसे 2500 के प्राइस में खरीदता हूँ। अगर आप एक चेयर, फॉर एग्जांपल मैं एक चेयर का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं इस टाइम में खरीदता था 5 चेयर्स 2023 में, 2000 में। अब मैं 2500 में 5 चेयर्स खरीद रहा हूँ। ठीक है, 2024 में तो मैंने एक चेयर कितने में खरीदी? 2000/5 400 रुपीज़ में खरीदा। यहाँ पे मैं एक चेयर कितने में खरीद रहा हूँ? 2500/5 500 रुपीज़ में खरीद रहा हूँ। अब मैं 400 में तो एक भी चेयर नहीं खरीद पाऊंगा। अब मुझे 500 रुपीज़ चाहिए एक चेयर खरीदने के लिए। अब मतलब समझ में आया आपका? प्राइस बढ़ गया, इसलिए जो मेरी वैल्यू ऑफ मनी है, वो कम हो गई है क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। जो चीज़ को मैं 400 रुपये में खरीद रहा था, अब मैं उसे 500 रुपये लगा रहा हूँ। मतलब मेरी 1 रुपये की जो यूनिट है, जो वैल्यू है, वो कम हो गई है। समझे इसका मतलब? वो कम हो गई है। और इन्फ्लेशन से कुछ चीज़ें बहुत एसोसिएटेड भी है दोस्तों। इन्फ्लेशन से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। समझ लो, नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, इन्फ्लेशन कब बढ़ता है? जब मनी सप्लाई जो है, मार्केट में मनी बहुत सारा लोगों के पास आ रहा है, मनी फ्लो अच्छा है, मनी फ्लो या सप्लाई बढ़ी हुई है, अच्छी कर रही है, इसलिए लोगों के पास मनी आ रही है, लोगों के पास मनी आ जा रही है, लिक्विडिटी बढ़ जा रही है। लिक्विडिटी जब बढ़ जाती है दोस्तों, तो लोगों की परचेजिंग पावर है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। मैं लोगों को बहुत पैसा दे रहा हूँ, मार्केट में फ्लो अच्छा चल रहा है मनी का, तो परचेजिंग पावर जो है पर इंसान की, वो बढ़ जा रही है। परचेजिंग पावर है वो बढ़ जा रही है। मनी फ्लो जितना ज़्यादा होगा उतना लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी? कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ की वैल्यू कब होती है? जब, जैसे हीरे की वैल्यू क्यों है? क्योंकि हीरा बहुत रेयर लोगों के पास होता है।
बिलियनियर बहुत कम लोग होते हैं, हीरा बहुत कम लोगों के पास होता है, डायमंड बहुत कम लोगों के पास होता है। तो तब वैल्यू होती है उस चीज़ की। बस जब चीज़ें ज़्यादा बल्क में आ जाए तो उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है, ऐसा समझो। तो लोगों के पास अब ज़्यादा पैसा है तो उनके पास परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है, लेकिन उनकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम होती जा रही है। वैल्यू ऑफ मनी कम हो रही है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन कब बढ़ रहा है? जब सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है। समझ पा रहे हो ना? सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों इन्फ्लेशन का। तो क्या इन्फ्लेशन खराब होता है? अक्सर लोग कहते हैं भाई महंगाई बढ़ रही है, तो क्या महंगाई खराब है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं दोस्तों, महंगाई खराब नहीं है। हाँ, एक हद से ज़्यादा महंगाई खराब है, बट महंगाई का होना खराब नहीं है। Existence of inflation in the economy is very essential for the growth and development of the country. ठीक है, यू कैन क्लासीफाई द इन्फ्लेशन इंटू 5 टाइप्स। ठीक है, मैं आपको 5 टाइप्स में इन्फ्लेशन को क्लासीफाई भी करवा देता हूँ। ठीक है, ये यूजुअली थोड़ा सा जो टॉपिक है हल्का सा CSE से थोड़ा आप लिंक कर पाओगे, UPSC। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जो होते हैं एकदम इसको ब्रीफ में बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो डिमांड और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन पढ़ना है। बट मैं इसके अलावा के कुछ बता रहा हूँ आपको। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का परसेंटेज होता है, 2 से 3% के अराउंड इन्फ्लेशन होता है इसमें, क्रीपिंग में। वॉकिंग में होता है 3 to 5%। 3 to 5%, ये हमारी इकॉनमी के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट फॉर। इसलिए RBI का टारगेट भी आप देखे होंगे 4% ±2% होता है। क्यों ऐसा होता है? यूजुअली वो RBI भी टारगेट करता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो वॉकिंग इन्फ्लेशन के पास आसपास रहे। ठीक है, एक होता है रनिंग या गैलोपिंग। रनिंग ही मान लो इसको, रनिंग। ये होता है आपका 5 to 10% इन्फ्लेशन। चौथा होता है गैलोपिंग, 10 to 20%। पांचवा होता है हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि होता है 20 to 50%। ठीक है, तो ये 5 टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं, और सबसे बेस्ट जो होता है वो हमारी इकॉनमी को सूट करता है, वो है वॉकिंग इन्फ्लेशन। ये बेस्ट होता है। इसके बाद के जितने भी इन्फ्लेशन होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। रनिंग तो चलो फिर भी एक बार इंसान सह ले, एक बार कंट्री सह ले, बट गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन में अगर आ गई तो आप समझ जाओ कि आपकी इकॉनमी ड्रास्टिकली डूबने वाली है। ठीक है, तो ये बेसिक था दोस्तों इन्फ्लेशन का। अगर आप इन्फ्लेशन आता है तो एटलीस्ट इतना आप लिख देंगे, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया अच्छे से। आई गेस आपको इन्फ्लेशन अब थोड़ा समझ में आ रहा होगा, और इन्फ्लेशन का यूजुअली लोगों को डर होता है, वो डर अब खत्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बहुत अच्छे फैकल्टी के पास आप पढ़ रहे हो। अब होता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। ये टाइप्स मैंने आपको बताएं इकॉनमी को देखते हुए, बट जो हमारे सिलेबस में है वो आप ये देख लो। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक होता है अपना डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक आपका होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता है दोस्तों? जब आप कोई एक शॉप गए, ठीक है, आपने एक शॉप गया, मैं वही फर्नीचर की बात करता हूँ, हमने एक एग्जांपल लिया फर्नीचर गया लेने। पहले था ये 2,000 रुपये का, अब ये बोल रहा है 2,500 रुपये का। 2,500 रुपये इसका हो गया है। मैं गया फर्नीचर लेने, फर्नीचर वाला कहता है कि भाई ये है 2,500 रुपये का, 2,500 रुपये का, 2,500 रुपीज़ का ये फर्नीचर है। तो मैं बोला भाई क्यों, पहले तो ये 2,000 रुपीज़ का था, अब 2,500 का क्यों हो गया? तो उसने बोला भाई जितने लोग यहाँ पे हमारे फर्नीचर लेने आ रहे हैं, जितनी इस फर्नीचर की डिमांड है, उतना फुलफिल करने के लिए हमारे पास फर्नीचर ही नहीं है। डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सप्लाई कम है हमारे पास, तो हमने इसका प्राइस बढ़ा दिया है। तो जो लोग
इसका कॉस्ट दे पाएंगे अफोर्डेबल, उन्हीं लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। जो लोग इसका प्राइस दे पाएंगे उन्हीं लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ताकि लोग कम हो जाए, ताकि डिमांड को हम कम करें। डिमांड इतनी बढ़ रही है चीज़ों की और सप्लाई कम है, तो इन्फ्लेशन आ चुका है। समझे? समझ गए? तो ये होता है अपना डिमांड। सेम फर्नीचर हुआ, 2500 का था फर्नीचर, 2500 का था, अब ये हो गया 3000 का। पहले 2000 का था, 2500 गया, अब ये जाता है 3000 का। अब मैं फिर से बोला, थोड़ा टाइम बाद आया, उस टाइम नहीं खरीदा, मैं सोचा कि चलो बाद में खरीद लेंगे, डिमांड जब इसकी थोड़ी कम हो जाएगी तब हम कम प्राइस में खरीद लेंगे। पर मैं जाता हूँ थोड़े दिन बाद, मैं देखता हूँ कि अरे प्राइस तो और बढ़ गया। तो मैं सोचा क्या डिमांड बढ़ गई है? डिमांड तो मुझे नहीं लग रही बढ़ी हुई, क्योंकि लोग भी उतने नहीं आ रहे आपके शॉप में, उतना मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ कि आपकी फर्नीचर की उतनी ज़्यादा डिमांड। तो फिर उसने कहा कि नहीं 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 सर, डिमांड अब नहीं बढ़ी है सर, रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट इतने बढ़ चुके हैं, सप्लाई या तो सप्लाई चेन के कॉस्ट इतने बढ़ चुके हैं कि अब इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया। कोई कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होता है, लकड़ियों की जो कॉस्ट थी, जंगल काट के लोग लकड़ियाँ ला रहे हैं, उसका जो कॉस्ट था, या उससे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका जो कॉस्ट था पहले, वो कुछ पूरा मिला के 2000 तक पड़ता था, 500 का इन लोग मार्जिन रख देते थे। अब वही कॉस्ट हमारा 2500 का हो गया, तो भाई हम मार्जिन तो लेंगे ना थोड़ा सा, 500 रुपये का और एक्स्ट्रा बना दिया हमने, तो मार्जिन ले रहे हैं उसका। समझे? तो ये कॉस्ट बढ़ने के कारण, कॉस्ट कहीं भी हो सकता है, कॉस्ट या तो वो इनपुट्स में हो सकता है, होर्डिंग्स में हो सकता है, कमोडिटीज़ में हो सकता है, टैक्सेस में हो सकता है, क्रूड ऑयल में हो सकता है, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। उसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है वो होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये दो टाइप्स हमारे सिलेबस में है, तो आई गेस आप लोग को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम इस पर थोड़ा लिखते हैं, तो लिख दो यार, डिमांड पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, it is the upward pressure on prices that follows a shortage in supply। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं टू मैनी रुपीज चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है, ठीक है, समझ में? व्हाट कॉजेस, व्हाट कॉजेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लिख दो, a growing economy or increase in the supply of money, so consumer feel confident, they spend more and take on more debt। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिस्कल स्टिमुलस and high employment rate, this leads to steady increase in demand, which means higher prices।
ठीक है, चलेगा। तो ये अपने रीजंस हो गए डिमांड इन पुल इन्फ्लेशन के। अब हम देखते हैं दोस्तों कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, तो जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है लिख लेते हैं उसको। occurs when overall prices increases due to overall prices increase due to increase in cost of wages and raw materials, thus higher costs of production decrease the aggregate supply in the economy। ठीक है, फिर कॉस्ट कॉजेस कॉज, एक मिनट, कॉज लिख दो। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन is caused due to various reasons such as price of inputs, hoarding, एंड स्पेकुलेशन। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज मतलब आप होल्ड करके रखने हो, जैसे बहुत सारे होता है ना, ओनियन का भाव बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि लोग उसको होल्ड करके उसको स्टोर करके रख लेते हैं। फिर जब सीज़न आएगा, जब प्राइस थोड़े ज़्यादा होंगे, उस टाइम में बेच देंगे। स्पेकुलेशन ऑफ कमोडिटीज या इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, crude oil price fluctuations, low growth of agri sector या interest rates, increase in interest rate। ठीक है, जो हो गया आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। ये कॉजेस के लिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा दूसरे पेन से, कॉजेस। ठीक है, तो हो गया, दोनों इन्फ्लेशन हो गए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड मतलब जो कि डिमांड के कारण बढ़ता है प्राइस, कॉस्ट मतलब कॉस्ट रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट के कारण, इनपुट मटेरियल्स के कॉस्ट के कारण जो बढ़ जाता है वो इन्फ्लेशन होता है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जब दोस्तों आप इन्फ्लेशन को मेजर करते होंगे तो आपने काफ़ी सारे टर्म्स सुने होंगे, WPI, CPI, PPI, क्योंकि प्रोड्यूसर लेवल होता है। प्रोड्यूसर लेवल हमारे इंडिया में यूज़ नहीं होता, बट हाँ, तो ये सब जो मेथड्स आते हैं, जो लेवल्स आते हैं, वो आते कैसे हैं। अब उसके लिए आपको सप्लाई चेन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा समझ लो, आपको पता भी होगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग इंसान, अगर आपको कुछ भी लेना होगा, वीट वगैरह कुछ भी होता है, तो आप डायरेक्ट जाते हैं रिटेल शॉप में, किराना स्टोर में चले गए, आपने ले लिया वीट, राइस, दाल वगैरह ले लिया। रिटेल स्टोर मतलब वही किराना वाला शॉप जो है ना आपका,
किराना शॉप वगैरह, वहाँ से ले लिया। तो ये जो लेवल है ये आपका कंज्यूमर लेवल होता है, ठीक है, ये आपकी कंज्यूमर लेवल होती है। अब जो रिटेलर्स हैं उन लोग होलसेल दुकान से लेते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सस्ता हो जाए। मंडीज हो गई, होलसेल दुकान से होता है। ये ले लिए होलसेल लेवल, ठीक है, होलसेल लेवल। तो ये आ गया आपका होलसेल शॉप, लिख दो यहाँ पे होलसेल, होलसेल, होलसेल से लेते हैं। ये आपका आ गया होलसेल लेवल, होलसेल लेवल, ठीक है। फिर जो होलसेलर रहते हैं वो डायरेक्ट किससे लेते हैं? फार्मर से लेते हैं। फार्मर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। फार्मर्स ये होते कौन है? प्रोड्यूसर लेवल, ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर, इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स भी। तो सप्लाई चेन जो होती है, आप देख पा रहे हैं कि प्रोड्यूसर से होलसेल तक आता है सामान, होलसेल से हमारे किराना स्टोर रिटेलर्स में आता है, कंज्यूमर लेवल पे आता है, फिर हम जाके लोग उसको बाय कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 लेवल में सेग्रीगेटेड होता है, तो वैसे ही इन्फ्लेशन भी हमारा 3 लेवल पे निकल जाता है। अब समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यही कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों इन्फ्लेशन का। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम है अपना मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। हर एक लेवल पे आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा नोट्स लिखते हैं और फिर इसके डिटेल में भी हम पढ़ेंगे इसको। अभी पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट लिख लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, लिख लो। इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड, इन्फ्लेशन कैन बी measured at 3 levels: producer, होलसेलर, फिर हो गया कंज्यूमर, ठीक है। और हर एक लेवल में प्राइस राइज होगा। प्रोड्यूसर में जितना प्राइस है होलसेलर में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, होलसेलर से कंज्यूमर में और ज़्यादा हो जाएगा। अब डेफिनेटली देखो दोस्तों, बिजनेस क्यों चलता है? बिजनेस चलता है मार्जिन के हिसाब से। बिजनेस में प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। प्रॉफिट इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। और क्यों ना हो भाई, सबका भला होना चाहिए, सबको कमाई होना चाहिए। बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि आपको पैसा मिले। तो हर एक लेवल में जैसे सब सप्लाई चेन आपकी बढ़ती जाती है, कुछ कुछ चीज़ें ऐड होती जाती है, लोग अपना मार्जिन करते करते चीज़ें जो होती है जब कंज्यूमर लेवल तक आती है वो सबसे बढ़ के आती है। तो सबसे ज़्यादा प्राइस कंज्यूमर लेवल पे ही होता है, कंज्यूमर लेवल को ही पे करना पड़ता है। तो हर एक लेवल पे जो प्राइस होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर लेवल में यूजुअली जो कहते हैं, अपने इंडिया में हम लोग इन्फ्लेशन नहीं रखते हैं, कोई इंडेक्स नहीं है इंडिया में। प्रोड्यूसर लेवल का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ होलसेलर और कंज्यूमर लेवल का काम है। तो हम लोग होलसेलर और कंज्यूमर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना होलसेल आ गया, होलसेलर इंडेक्स, ठीक है। दिस इंडेक्स is used to calculate wholesale inflation, ठीक है। It is known as wholesale price index, ठीक है। This inflation rate is often known as, रुक जाओ तो ये मिटा दो, ठीक है। दिस इंडेक्स इज यूज टू कैलकुलेट होलसेल इन्फ्लेशन, इट इज नोन एज WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स।
होलसेल इन्फ्लेशन, WPI इसका फुल फॉर्म हो गया होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया। कौन रिलीज करता है? रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये रिलीज करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ दे दे रहा हूँ। फिर CPI लिख लो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हेडलाइन इंडेक्स इसको बोलते हैं हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसको हम लोग बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोल देते हैं। तो कंज्यूमर क्या करता है? रिटेलर से डायरेक्ट खरीदता है, तो वो कंज्यूमर लेवल पर आता है, उसी को हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लिख दो, द इंडेक्स which shows the inflation rate at retail level is known as CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कौन रिलीज करता है? रिलीज बाय राइटिंग। पे माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, राइटिंग का क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। रिलीज बाय, कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ठीक है, ये रिलीज करता है, तो ये आप याद कर लो। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों थोड़ा अब डिटेल में। ठीक है, अब डिटेल में चलते हैं एक एक के इंडेक्स के बारे में। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे और आने वाले कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। होलसेल प्राइस इंडेक्स, अब इन डेप्थ में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं? मेजरली इसमें चीज़ें आती है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक होती है अपनी प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें आते हैं फूड आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, ये अपने प्राइमरी आर्टिकल्स में आते हैं। फिर आता है आपका फ्यूल एंड पावर, LPG हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल, डीजल, LPG, ये सब। फिर होता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लिख दो, ज़्यादा बेटर होगा। ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, शुगर, ये सब आता है।
इसका जो बेस ईयर होता है ना दोस्तों, जैसे हमने बेस ईयर में 2023 माना था, इसका जो बेस ईयर है 2011 से 2012, ये अपना बेस ईयर है, ये याद रखना। तो तीन चीज़ें आती है, प्राइमरी आर्टिकल जिसमें फूड आर्टिकल्स वेजिटेबल्स होती है, फ्यूल एंड पावर होता है दोस्तों, फ्यूल एंड पावर होता है पेट्रोल डीजल एलपीजी, मैन्युफैक्चर्ड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स होता है टेक्सटाइल और शुगर। ठीक है, अब इसके अपने अपने कुछ ना वेट असाइन कर देते हैं हम लोग, वेट असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो वेट है, अब इसका इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, 22.62 है। इसका जो वेट है वो 13.15 है। रुक जाओ, 13.15, और इसका जो वेट है वो 64.23 है। ठीक है, तो टोटल जो ओवरऑल अगर आप वेट को प्लस करोगे तो आपका 100 आ जाएगा, आपका वो 100 आ जाएगा। ठीक है, टोटल अगर प्लस कर दोगे तीनों को तो आपका 100 आ जाएगा। लिख देता हूँ, 22.62 प्लस 13.15 प्लस 64.23, 100 आ गया। वेट्स को प्लस कर दो, ये क्या होता है, वेट्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया, कॉलम बना लेते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स बना, ठीक है। प्राइस, प्राइस का एक बना दो, फिर वेटेड प्राइस, वेटेड प्राइस बना दो, फिर प्राइस आ गया, ये अपना ईयर भी लिख देते हैं इसमें, 2011, 12, 2023, 2024, प्राइस आ गया, वेटेड प्राइस आ गया। ठीक है, एक कॉलम वापस बना दो यहाँ पे, यहाँ पे भी कॉलम बना दो, यहाँ पे भी एक कॉलम बना दो। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट हमने लिख दिया था 22.62, ये वेट्स है 13.15, 64.23, वेट्स, टोटल 100 आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इजी है। अब मान लो इसका प्राइस है 100, इसका प्राइस है 150, इसका प्राइस है 200। ठीक है, ये सब आप वेट्स हो सके तो याद कर लो, बट नहीं हो पा रहा तो समझ जाओ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि दोस्तों इन्फ्लेशन कैसे निकलता है। अब वेटेड प्राइस क्या होगा, 100 इंटू 22.62, ये परसेंटेज हो गया, परसेंटेज हो गया, मतलब 100 इंटू 0.2262 इक्वल टू 22.62, ये वेटेड प्राइस आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीनों को मिला के एक प्राइस निकालेंगे। ठीक है, ये इसका वेटेड प्राइस आ गया। अब सेम यहाँ पे कर दो, 150 इंटू 0.1315, 150 इंटू
13.15% इक्वल्स टू 19.725। वैसे 200 इंटू 64.23%, तो ये आ गया आपका 128.46। इन सबको ऐड कर देते हैं। 128.46 प्लस 19.725 प्लस 22.62, 170.805। ठीक है, ये आपका ऐड करके एक प्राइस आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये 100 रुपीज़ था, अब प्राइस हो गया है 150, यहाँ पे प्राइस हो गया है 200, यहाँ पे प्राइस हो गया है 250। ठीक है, 250। अब वापस वेटेड प्राइस कैसे निकालोगे? 150 इंटू 0.2262, 150 इंटू 22.62% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 33.93। सेम अब यहाँ पे 200 इंटू 0.1315 कर दो, 200 इंटू 13.15%, 26.3, 250 इंटू 0.6423, 64.23 इक्वल्स टू आ गया आपका 160.575। ठीक है, कुछ नहीं करना, इनको प्लस करो। 26.3 प्लस 33.93 प्लस आपका ये 160.575, ये आ गया आपका 220.805। बेस ईयर में जो प्राइस था वो 170.805 था, और अभी का जो प्राइस है वो है आपका 220.805। पहले प्राइस पता था हमें, वेटेड प्राइस निकाल लिया, उसके बाद भी प्राइस पता था, वेटेड प्राइस निकाल दिया। ठीक है, अलग अलग ईयर का ये याद रख लो, चलेगा। कोई दुख दर्द तकलीफ यूजुअली लोग WPI बता देते हैं, लेकिन होता कैसे हैं वो यूजुअली लोग नहीं बताते दोस्तों। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि होता क्या है, पूरा फंडामेंटल्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इन्फ्लेशन रेट, वेटेड प्राइस डिफरेंस अपॉन वेटेड प्राइस इन बेस ईयर। इन्फ्लेशन रेट वही होता है ना, प्राइस डिफरेंस अभी का प्राइस कितना है माइनस पहले का प्राइस कितना था अपॉन बेस ईयर का प्राइस कितना है। हमने यहाँ पे भी वैसे ही निकाला था, बताया था आपको मैंने इन्फ्लेशन की शुरुआत में। हम लोगों ने लेक्चर शुरुआत ऐसे ही ले किया, 2500 था, आ गया वो 1 मिनट, 2000 था, 2500 हो गया, 2000 था, 2500 हो गया। तो इन्फ्लेशन रेट कैसा निकलता है? जो भी प्राइस अभी हुआ है माइनस जो बेस ईयर का प्राइस था अपॉन बेस ईयर का प्राइस इंटू 100। सेम कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे लगाना है आपको। 220.805 था, डिफरेंस निकालो, 220.805 माइनस 170.805 अपॉन 170.805। ठीक है, माइनस 170.805, ये आपका आ रहा है 50 अपॉन 170.805 इंटू 100। ठीक है, ये आपका आ रहा है 29.27%। तो अगर हम बोलेंगे कि सर इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया, वैसे WPI के हिसाब से, होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन जो बढ़ गया है वो बढ़ गया आपका 29.27%। पूरा आई होप दोस्तों आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। WPI को हमने काफ़ी डीप में किया, ठीक है, इनके वेट्स के हिसाब से।
अब ये हम देख लेते हैं प्राइम होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या आता है, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर अब क्या क्या रेंजेस होती है वो देख लेते हैं। तो आपका पूरा WPI ऑलमोस्ट, WPI फूड इंडेक्स देख लेंगे तो आपका WPI हो जाएगा, WPI आपका हो जाएगा। देख लेते हैं होलसेल, एक मिनट यार, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं इसमें, हम लोग पढ़ते, याद करो, याद भी करना है आपको। प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, क्या था, फ्यूल एंड पावर, फिर हो गया मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इनमें क्या क्या आएंगे दोस्तों वो लिख लो आप। फूड आर्टिकल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, सेरेल्स, फिश, ठीक है। फिर नॉन फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, फ्लावर्स, रबर, कॉटन, रॉ सिल्क, ठीक है। मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, crude petroleum and natural gas, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया प्राइमरी आर्टिकल्स में आपके। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, रुक जाओ, छोटा ही है। कोल, मिनरल ऑयल्स, फिर अपना मिनरल ऑयल्स आ गया, जैसे एयरप्लेन, एयरप्लेन हो गया, टरबाइन फ्यूल हो गया, टरबाइन फ्यूल हो गया, LPG पेट्रोलियम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मिनरल ऑयल्स, ये 3, ठीक है। मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोडक्ट्स में आपका फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, लेदर प्रोडक्ट्स, पेपर प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, लेदर, पेपर, ये मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोडक्ट्स में आ गया। होल सेल प्राइस इंडेक्स में 3 मेजर ग्रुप्स थे, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोडक्ट्स। उसमें हमने देखा फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर अपने फ्यूल एंड पावर में हमने देखा कोल, मिनरल ऑयल, मिनरल ऑयल्स में क्या क्या आते हैं, एयरप्लेन्स, टर्बाइंस, फ्यूल, LPG, पेट्रोलियम, डीजल भी लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी एक अलग है। फिर मैन्युफैक्चर गुड्स प्रोडक्ट्स में हमने देखा फूड प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, टोबैको प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, अपैरल्स, लेदर, पेपर, केमिकल, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को सब याद भी होता जा रहा है, याद हो ही गया होगा, ठीक है। तो ये अपना होलसेल प्राइस इंडेक्स था दोस्तों। एक और इंडेक्स है WPI फूड इंडेक्स, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI फूड इंडेक्स, WPI फूड इंडेक्स। नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों, ये नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फूड्स, जितने भी फूड्स होंगे वही इंक्लूड होंगे।
तो फूड हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक था फूड आर्टिकल्स और यहाँ का फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, यही दिख रहा है मुझे, लिख दो बस कौन इंक्लूड होंगे। प्राइमरी आर्टिकल्स आएंगे, प्राइमरी आर्टिकल्स से बस फूड प्रोडक्ट्स पर फूड आर्टिकल्स और यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आएंगे, फूड आर्टिकल्स लिख दो क्या क्या है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सेरेलल्स, एग्स, फिश, फूड प्रोडक्ट्स यहाँ से, ठीक है। अब इसका वेट ले लेंगे। प्राइमरी आर्टिकल्स का दोस्तों हमने वेट पहले क्या लिया था, 22.62 था, फ्यूल पावर कितना था 13.15 और अपना क्या बचा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का था 64.2, ठीक है, ऐसा कुछ वेट था। अब देखो प्राइमरी आर्टिकल्स में मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया तो मेरा जो वेट होगा वो 22.62 से कम होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो प्राइमरी आर्टिकल्स का जो वेट हो जाएगा 22.62 से थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा कम करके मैं लिख दूंगा इसको, थोड़ा कम जो होगा 15.26, ये वेट हो जाएगा। WPI वैसे निकालते ना हम, याद है, प्राइस निकाल के फिर वेटेड प्राइस निकालते थे, उनको इंटू करते थे, वेट निकालते थे, फिर प्राइस इंटू वेट करते थे, वेटेड प्राइस आता था, वेटेड प्राइस को बेस ईयर और वेटेड प्राइस के जो भी इस साल का है, जो भी ईयर का हमें कैलकुलेट करना है उससे हम लोग इन्फ्लेशन निकालते थे। तो वही वेट हम लोग निकाल रहे हैं। वेट सिर्फ इसमें फूड आर्टिकल्स का ले रहे हैं, तो फूड आर्टिकल्स तो प्राइमरी आर्टिकल्स का सिर्फ एक ही पार्ट है, उसमें बहुत सारे पार्ट है। तो प्राइमरी आर्टिकल्स का जो वेट था 22.62 था, बट हमने सिर्फ एक ही पार्ट लिया, तो एक पार्ट का जो वेट है उस 22.62 से कम ही तो होगा, कितना होगा 15.26 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 64.23 था मैन्युफैक्चर गुड्स का, बट उसमें से भी मैंने सिर्फ एक ही हिस्सा निकाला जो कि है फूड प्रोडक्ट्स, तो उसका वेट कितना होगा 9.12। सेम कॉन्सेप्ट लगा के 24.38 इन दोनों को प्लस कर दो, ये आपका वेट आ जाएगा, ठीक है। तो यही था। तो WPI फूड इंडेक्स में सिर्फ हम लोग दो चीज़ें लेते हैं जो कि सिर्फ फूड का लेते हैं, फूड हमारे सिर्फ इन्हीं दो यूनिट्स में आ रहा था बस। तो आई होप दोस्तों आपको WPI अच्छे से क्लियर हो गया होगा, होल सेल प्राइस इंडेक्स सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उसके बारे में ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे थोड़ी सी, मेजरमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI और गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है वो देखेंगे। उससे बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो सब उस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। काफ़ी डीप लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला भी और काफ़ी अच्छा लेक्चर होगा, थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों ये सब लेक्चर्स, बट हाँ ये है कि अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन, मेजर पार्ट इकोनॉमिक्स का ये ओवरलैपिंग पार्ट है, तो वो भी वहाँ भी ये कवर हो जाएगा। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप लोग बने रहिए इस चैनल पे दोस्तों, आपको यहाँ पे सब कुछ एकदम आसान भाषा में सब समझ में आएगा। ये दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।